हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, उसका भी पार्ट फर्स्ट देखेंगे आज। संविधान क्यों और कैसे। पहले समझेंगे संविधान क्या होता है, फिर हमें क्यों चाहिए संविधान और ये कैसे बना। ठीक है, सभी हमारा लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, चलिए हम पहला अपना टॉपिक देखते हैं, संविधान का परिचय। संविधान का परिचय जानने से पहले आपको अपने स्कूल का एग्जाम्पल से समझो संविधान क्या है। ठीक है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपकी हर चीज़ क्या होती है, एक रूल रेगुलेशन से चलती है। ठीक है, नियम वगैरह से चलती है आपकी। ठीक है, जैसे कि सुबह जाते हो प्रेयर होती है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पीरियड लगता है, सेकंड पीरियड लगता है, ऐसे आपकी 2 बजे छुट्टी होगी। ये प्रक्रिया रोज़ाना चलती है, मतलब कि एक नियम से चलता है स्कूल। ऐसे किसी देश को भी चलाने के लिए आपको नियम वगैरह चाहिए, और ये नियम वगैरह जहाँ लिखे होते हैं उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। तो उसी से हमारी डेफिनेशन निकलती है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि कैसे बना, कितने दिन में बना। तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, लगभग 66 लाख रुपए खर्च हुए थे इसमें। ठीक है, इसमें कुल सदस्य 389 थे और लगभग 166 बैठकें हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारतीय संविधान है। इसमें आर्टिकल्स अनुच्छेद है आपके 395। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 470 प्लस हो गए हैं। अनुसूचियाँ क्या होती है, आप एक स्टोर रूम के माध्यम से समझो। इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ हमने भाग, पार्ट और अनुच्छेद में, आर्टिकल में नहीं रखी, उन चीज़ों को हमने अनुसूचियों में रख दिया। जब संविधान बना था, जब हमारे पास 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है हमारे पास, 12 अनुसूची है। भाग पहले हमारे पास 22 थे, अब कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। तो हमने ये जाना कि संविधान की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान भी हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से ये मत समझना कि रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और लिखित संविधान से ये मत समझना रिटन फॉर्म में। ठीक है, लिखित संविधान का अर्थ है कि वह संविधान होता है जिसका निर्माण एक निश्चित समय में हुआ है, एक टाइम पीरियड में हुआ है। जैसे कि भारतीय संविधान, हमें पूरा टाइम पता है कि कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन में बना है। जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, वैसे ही हमारा ये किसके द्वारा बनाया गया है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, जापान, इनका संविधान जो है वो लिखित संविधान है। वैसे ही अलिखित संविधान क्या है। ठीक है, अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिनका निर्माण किसी भी संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, और ये समय समय पर पारित होने वाले सिद्धांत है। जैसे कि आज इन्हें कुछ ज़रूरत लगी तो इन्होंने सिद्धांत पारित कर दिया, कुछ कानून बना दिया। इन्हें कल किसी चीज़ की ज़रूरत लगी, ये फिर संविधान कुछ कानून वगैरह बना देंगे। तो इस चीज़ को बोला गया अलिखित संविधान, जिसे एक संविधान सभा ने नहीं बनाया और एक निश्चित समय में नहीं बनाया गया। ठीक है, पुरानी संस्कृति से जो चलते हुए चीज़ें आ रही थी उसी को इन्होंने फॉलो करा है। ठीक है, इन्होंने अपने उससे एक निश्चित समय में लिखकर नहीं बनाया है। ठीक है, उदाहरण के लिए ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे लिखित संविधान क्या है, एक निश्चित समय में एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अलिखित संविधान क्या होता है, जो जिसे एक निश्चित समय में नहीं बनाया गया और एक निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया होता, उसे बोलते हैं अलिखित संविधान। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अब हम ये जानते हैं कि संविधान तो हमने जान लिया, लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, किसी देश में इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, पहला ये क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है। ठीक है, लोगों के बीच में क्या बनाता है, तालमेल बढ़ाता है, भाईचारे की भावना को विकसित करता है। जैसे कि भारत में का एग्जांपल लेते हैं, भारत में विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है। ठीक है, तो संविधान ऐसे नियम और कायदे कानून लागू करता है जिससे उनके बीच में क्या बना रहता है, तालमेल बना रहता है। ठीक है, ये विभिन्न समुदाय के बीच विश्वास पैदा करता है ताकि वह एक साथ रह सके। ठीक है, अब ये देखते हैं कि भारत न विशाल देश है। ठीक है, इसमें निर्णय कौन लेगा, जिसकी बात सभी माने। तो संविधान ने यह चीज़ किसको दी है, सरकार को दी है। संविधान सरकार को निर्णय लेने की शक्ति देता है। ठीक है, यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी,
कौन से निर्णय लेगी, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं होगी, ठीक है। सभी जाति धर्म को देखते हुए ये क्या बनाएंगे, निष्पक्ष कानून बनाएंगे और ट्रांसपेरेंसी होगी इसमें, ठीक है। अब ये है कि सरकार को इसने शक्ति भी दे दी। अब सरकार की शक्तियों पर ये क्या कर रहा है, सीमाएं भी लगाता है, ठीक है, कि सरकार मनमानी ना करे। जैसे कि संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे और नागरिक के अधिकारों का सम्मान करे। ऐसे कानून वगैरह ना बना दे जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, ठीक है। अब संविधान चौथी जिम्मेदार आवश्यकता क्यों है, सरकार जिम्मेदारियों का पालन करवाता है, नागरिक को भी और सरकार को भी, ठीक है। संविधान नागरिक और सरकार दोनों की जिम्मेदारी को निर्धारित करता है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें और समाज में योगदान दें। जैसे कि सरकार ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जिससे सभी लोगों का विकास हो सके, सभी लोगों का भला हो सके, और लोगों का भी ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि जो भी कानून वगैरह बनाया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है, उसको माने, ना कि अपनी मनमानी करें। चौथा है आपका अधिकारों की रक्षा, ठीक है। संविधान नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे कि हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहीं पे भी देश में घूम सकते हैं, कहीं पे भी बस सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को समान अधिकार मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो सके, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, सभी एक साथ रह सके, मिलजुल कर रह सके, ठीक है, और किसी के अधिकारों का क्या ना हो, हनन ना हो, ठीक है। हमने ये देखा कि संविधान की आवश्यकता में हमने 5 पॉइंट देखे। पहले तालमेल बढ़ाता है, दूसरा निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तीसरा सरकार को देता है निर्णय लेने की शक्ति, तो शक्तियों पर सीमा भी लगाता है, जिम्मेदारियों का पालन भी करने को बोलता है, और पाँचवा अधिकारों की रक्षा भी करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि संविधान क्या होता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्यों है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे किसी ने तो बनाया होगा संविधान को। तो बहुत लोग सोचते हैं कि संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका बड़ा योगदान था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले ने बना दिया संविधान, संविधान को संविधान सभा ने बनाया है, ठीक है। संविधान का निर्माण किसने करा है, संविधान सभा ने किया है, ठीक है। और संविधान सभा का निर्माण किसने किया है, कैबिनेट ने किया है, ठीक है। जो 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन से कहाँ आया था, भारत आया था। इस समय क्या हुआ था कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर संविधान की और देश को आज़ादी करने की मांग हो रही थी और संविधान की मांग हो रही थी। तो ब्रिटेन से क्या भेजा गया था, कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसमें 3 सदस्य थे। पहला था डॉक्टर पैथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्य आए थे जिनका कार्य क्या था, एक संविधान सभा बनाना, ठीक है, जिससे जब हम देश को आज़ाद करें तो ये कोई अन्य देश आकर इन पे कब्जा ना कर सके, इनके पास अपना नियम कायदे कानून हो, जिससे इनका देश आगे की ओर बढ़ सके, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में प्रत्यक्ष प्रांत, ठीक है, जो भी उस समय के राज्य थे, देसी रियासत, ठीक है, जो भी राजाओं के कब्जे में जो राज्य थे, से उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट का आवंटन किया गया। उनकी जनसंख्या के अनुपात में हमने क्या करा, सीट को बांटा गया, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी गई, ठीक है। किसी प्रांत या देसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या है, उस पर कितनी सीट दी गई, एक सीट दी गई। तो ऐसे में कुल कितने सदस्य निकल के आए, 389 सदस्य निकल के आए, ठीक है, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट का क्या था, कंट्रोल था, ठीक है। वहाँ से कितने सदस्य निकल के आए, 292, ठीक है। 93 निकल के आया आपका देसी रियासत से, जहाँ पर राजाओं वगैरह का शासन था, ठीक है। और चार सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो थे जो ब्रिटेन से चलते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे हमारे, दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था, आपका चाहे ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, कुर्ग आपका कर्नाटक में, अजमेर राजस्थान में, दिल्ली तो आप सभी जानते हो, अभी कैपिटल भी है दिल्ली, ठीक है। इनसे 4 सदस्य चुने गए। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य चुने गए। 93 कहाँ से चुने गए थे, देसी रियासत से चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, एक फ्रांस की एक परंपरा थी। उन्होंने जब संविधान बनाया था ना, तो सबसे जो वरिष्ठ था ना, सबसे बुजुर्ग जो था, ठीक है, उनको पहले दिन क्या करी थी, उन्होंने अध्यक्षता दी थी। तो ऐसे ही भारतीय संविधान भी जब बना तो पहले दिन सबसे बुजुर्ग कौन थे आपके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इन्हें अस्थायी रूप
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया उस दिन। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, जिस दिन क्या पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, हम जानेंगे आगे क्या होता है उस उद्देश्य प्रस्ताव को। भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, अब एक समिति थी, प्रारूप समिति। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का काम ये था, एक संविधान लागू होने से पहले एक ड्राफ्ट बना देना संविधान का कि ये चीज़ें होगी। ठीक है, उसके बाद ही संविधान उसके बाद लागू होगा। ठीक है, तो प्रारूप समिति का यही काम था, ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, संविधान का। अब हम एक अपने पड़ोसी देश के संविधान के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेपाल संविधान का निर्माण हुआ, कैसे विवादपूर्ण। ठीक है, कोई भी हमने भारतीय संविधान के बारे में देख लिया कि कैसे बना, 2 साल 11 महीना 18 दिन में, क्या चीज़ें थी, निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान सभा को किसने बनाया? कैबिनेट मिशन ने बनाया। तो ये संविधान बनाना बहुत चाहे आसान नहीं है कोई कार्य, ये बहुत कठिन कार्य है। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं नेपाल का। यहाँ पे हम देखेंगे कि संविधान बनने में कितनी दिक्कत आई। ठीक है, संविधान बनना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। ठीक है, नेपाल संविधान बनने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेपाल में संविधान बनाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया थी। जैसे कि 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि 1948 के बाद से 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, लेकिन भारत में जो 1949 में जो आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, वो अभी तक लागू है। हमने बदला नहीं है एक बार भी। उसके अंदर हमें कुछ त्रुटियां लगती है तो हम उसमें बदलाव करते हैं, पूरे संविधान को नहीं बदलते हैं। लेकिन नेपाल ने क्या करा? अपने पूरे संविधान को 5 बार नया संविधान बना लिया। जैसे कि पहला बनाया 1948 में, फिर उसे चेंज करके 1951 में फिर बना लिया, फिर 1959 में फिर से बना लिया, फिर 1962 में फिर से बना लिया, और फिर 1990 में फिर से बना लिया। ठीक है, लेकिन यह सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। जो ये 5 संविधान बनाए गए, इसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया? नेपाल के जो राजा थे। ठीक है, तो राजा और रहते थे नेपाल के, तो वो क्या करते थे? धीरे धीरे संविधान को हटा के अपनी मनमानी करने लग जाते थे। इसलिए बार बार संविधान बनाने की जब पड़ती रही, उन्हें ज़रूरत पड़ती रही। जैसे कि 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। ठीक है, अनेक क्षेत्र में नरेश के पास अंतिम शक्ति थी। बहुदलीय मतलब कि यहाँ पे एक सरकार भी होगी और एक राजा भी होगा। ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेगा? आपका नरेश लेगा। नरेश मतलब राजा लेगा वहाँ का। ठीक है, कोई भी निर्णय लेगा, सब आखिरी बार किसका निर्णय होगा? अंतिम किसका होगा? आपका राजा का होगा। ठीक है, पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, ये वहाँ की जनता क्या चाहती है? राजा के पद को ही ख़त्म कर दिया जाए। एक नेपाल क्या बने? लोकतांत्रिक देश बने, जहाँ पर जनता द्वारा एक सरकार को चुना जाए और वही क्या करे? नियम कायदे कानून बनाए और उन्हें लागू करे। ठीक है, तो 1990 के बाद से नेपाल में बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन हुए हैं। ठीक है, उनमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, यही उनकी एक बात थी कि राजा की क्या भूमिका होनी चाहिए, राजा क्या कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि संविधान जितने भी 5 संविधान उन्होंने बनाए 1990 तक, उसमें सभी को किसको अंतिम शक्ति दी गई? राजा को दी गई। ठीक है, तो 2002 में नेपाल के राजा ने संविधान को ख़त्म कर दिया। ये देखो, 2002 में क्या कर दिया? संविधान को ही ख़त्म कर दिया। फिर नेपाल एक राजतंत्र बन गया जहाँ पर राजा का शासन था। लेकिन बहुत सारे उसके बाद भी आंदोलन वगैरह चलते रहे। लेकिन 2015 में नेपाल एक संविधान बना, नेपाल का एक संविधान बना और लागू हो गया, और आज नेपाल क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमने देखा कि नेपाल के संविधान को बनने में कितना विवाद हुआ। ठीक है, तो हम ये जान पाए कि कोई भी संविधान बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारा संविधान क्या है? एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है हमारे संविधान को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जब से बना है, जब से निरंतर पूर्ण चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट फर्स्ट आज ख़त्म करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड इसका कंप्लीट करेंगे और चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और एक कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, थैंक यू, बाय।